अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा कनिष्ठ पंचायत सचिवों की सेवा नियमित करने को हरी झंडी दिखाने के साथ पंचायती राज विभाग मंत्री एराबल्ली दयाकर राव, सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने पंचायत राज विभाग मुख्य सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेपीएस सेवा को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया गया है। जेपीएस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जिला और राज्य समितियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मंत्री एराबल्ली दयाकर राव ने सुझाव दिया, जेपीएस को दुगने जोश के साथ काम करना चाहिए और सरकार को अच्छा नाम देना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की जातियों की सामाजिक स्थिति और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाला आर्थिक सहायता कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। हाल ही में कैबिनेट ने जाति श्रमिकों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। बीसी कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर ने इस उद्देश्य के लिए एक मंत्री स्तरीय उप समिति का गठन किया है। सरकार को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार मंत्री स्तरीय उप समिति गठित करने के आदेश जारी करने होते हैं। इसमें प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा, उप समिति को व्यायाम करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उम्मीद है सरकार का आदेश मिलते ही जल्द से जल्द मंत्री स्तरीय उप समिति बुलाई जाएगी। सबसे पहले यदि कोई बैठक आयोजित की जाती है तो यह उम्मीद की जाती है कितने लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए, इस पर कुछ स्पष्टता होगी। भाजपा नेताओं ने पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर तारनाका प्रमंडल के शांति नगर स्थित वाटर बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया, जल बोर्ड के अधिकारी सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने में विफल रहे हैं। कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई होती है। वे ऐसे इलाकों को चिन्हित कर समस्या का समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा, तारनाका प्रमंडल के गणेश नगर, सत्य नगर, विनोबा नगर, शांति नगर, आर्य नगर सहित अन्य इलाकों में अक्सर प्रदूषित पानी की समस्या रहती है। उन्होंने शिकायत की, कुछ इलाकों में केवल नाली का कनेक्शन है और पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद याचिका जल बोर्ड के प्रबंधक कृष्ण प्रसाद को सौंपी गई। केसीआर पालना वद्दुरा नायना, केसीआर पालना वद्दुरा नायना, केसीआर पालना भारतीय जनता पार्टी। भाजपा नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने टिप्पणी की, अगर रेवंत रेड्डी भी आ जाते हैं तो उनका भाजपा में शामिल होना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, अगर रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, वह अपने खिलाफ चल रहे मामलों को देखना चाहते हैं। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी कांग्रेस में उपनिवेशवादी है, यह हास्यास्पद है। वह अपने जैसे लोगों को पार्टी में आमंत्रित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, यह एक लक्ष्य के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। साफ है, केसीआर के परिवार के 2-3 सदस्य जेल जाएंगे। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने खुलासा किया। उन्होंने पार्टी से भ्रष्टाचारियों से सख्ती से निपटने को कहा। तेलंगाना में अगले 5 माह में होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस विभाग ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जून से परिचालन के लिए मैदान तैयार कर लिया गया है। चुनाव संहिता के लागू होने के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है। डीजीपी अंजनी कुमार ने अतिरिक्त डीजी सौम्या मिश्रा, पुलिस अकादमी के उपनिदेशक नवीन कुमार और रचकोटा ट्रैफिक डीसीपी अभिषेक मोहंती के साथ बैठक की, जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीपी व एसीपी से चर्चा की। पर्यवेक्षकों ने कर्नाटक में हुए चुनाव के विवरण पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा, चुनाव कराने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जून और जुलाई में ही होने वाले चुनावों के लिए केंद्रीय और राज्य बलों की तैयारी और आवाजाही की योजना तैयार करने का सुझाव दिया। समस्याग्रस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानियों और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में किए जाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस अनिल कुमार ने कहा, 3 साल से एक ही इलाके में काम करने वाले हर पुलिस अधिकारी का तबादला किया जाए।
अपर पुलिस महानिदेशक संजय कुमार जैन ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों की पहचान और चेकपोस्ट की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बैठक में सीआईडी प्रमुख महेश भागवत, पुलिस बटालियन की अतिरिक्त डीजी स्वाति लकड़ा और अतिरिक्त डीजी विजय कुमार शामिल हुए। दलित महिलाओं और छात्रों के उत्थान के लिए विशेष रूप से काम करने वाले भाग्या रेड्डी वर्मा की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन अनुसूचित जाति विकास विभाग और तेलंगाना के भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रविंद्र भारती में किया गया। आधिकारिक तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल नहीं हुए। दलित समुदाय के नेताओं ने विरोध किया। भाग्या रेड्डी वर्मा के नाम पर प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं होने वाले मंत्रियों और विधायकों ने कहा, यह उनका अपमान है। कई नेताओं ने सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, यह भाग्या रेड्डी कई नेताओं ने सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, यह भाग्य रेड्डी जयंती सभा नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरू गौरीशंकर का दलित समुदाय के नेताओं ने विरोध किया। सीएम ने केसीआर की तारीफ में बोलने पर आपत्ति जताई। भले ही आयोजकों ने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिना सुने केसीआर और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इससे मंच पर कुछ देर के लिए हल्का तनाव हो गया। बलिदान और संघर्ष बीसी स्वर्णों की ताकत है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा, यह लोकतंत्र है। वे अगले आम चुनाव में बीसी एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं। राज्य की सत्ता उनका अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जून के महीने से सितंबर के महीने तक यह पता चला है। उनकी गतिविधियां 2 तेलुगु राज्यों में बीसी को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने की दिशा में होंगे। बीसी ने आगामी विधानसभा चुनाव और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों में बीसी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर हैदराबाद के लकड़ी का पुल क्षेत्र स्थित सेंट्रल कोर्ट होटल में व्यापक बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 2 राज्यों से बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों और 33 जिलों के जिला नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आईटी कॉरिडोर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर साइबराबाद पुलिस 12 दिन से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर रही है। गच्चीबौली से कोंडापुर मार्ग पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण इस साल 10 अगस्त तक सड़क बंद कर दी जा रही है और ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है। साइबराबाद ट्रैफिक जॉइंट सीपी नारायण नायक ने पुलिस अधिकारियों के साथ आईटी कॉरिडोर क्षेत्र का दौरा किया, क्योंकि इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। यूटर्न और डाइवर्जन कहाँ स्थित है, मोटर चालकों को कौन सा रूट लेना चाहिए और यूटर्न कहाँ लेना है, इसका विवरण प्रकट किया गया है। उन्होंने वाहन चालकों से ट्रैफिक डाइवर्जन में सहयोग करने को कहा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की बढ़ती आक्रामकता पर ब्रेक लगा दिया। जो नेता अब तक खुद को सत्तारूढ़ी बीआरएस का प्रतिद्वंदी बता रहे थे, वे अब मायूसी दिखा रहे हैं। वही बड़े बीजेपी नेताओं की माने तो हैदराबाद का कर्नाटक के चुनाव नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव के नतीजों के दोहराने की उम्मीद बीजेपी जता रही। कर्नाटक में बीजेपी को तेलुगु बहुल इलाकों में बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। उसने 10 जिलों के 63 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 9 सीटों पर जीत हासिल करी और कांग्रेस की लहर मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर और कोलारो जिले में दिखी और बेंगलुरु में तो कांग्रेस ने उन इलाकों में भी अपना दम दिखाया है जहां तेलुगु भाषी रहते हैं। पिछले 4 चुनाव में बेंगलुरु में उसे 40% वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में उसे 46% वोट मिले। इस बीच 2020 के जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी ने 48 डिवीजनों में जीत हासिल करी, लेकिन कमल मुख्य रूप से खिलने वाले इलाकों में मुरझा गया है। अगले विधानसभा चुनाव में भी यही सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, इस पर संशय है। स्थानीय नेताओं उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे ग्रेटर में करीब 10 सीटें जीतेंगे और उन्हें भरोसा है कि वे सिकंदराबाद संसद सीट समेत 5 से 8 सीटें जीतेंगे। बताया जाता है कि पूर्व में उन्होंने 3 और 5 विधानसभा सीटें हासिल करी और सिकंदराबाद की एमपी सीट तो पक्की मानी जाती है। नेताओं को लग रहा है कि 2020 में हुए म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे और बीजेपी ने उस चुनाव में 47 सीटें जीती और टीआरएस को चुनौती दी है कि 2014 के चुनाव में इसने अंबरपेट, मुशीराबाद, उप्पल, गोशामहल और खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करी, लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में उसे गोशामहल से ही संतोष करना पड़ा और पार्टी नेताओं के अनुसार
इन 5 सीटों के अलावा मल्काजगिरी, कुतुबुल्लापुर, सनत नगर और शेरलिंगमपल्ली में उनकी अच्छी पकड़ है। पार्टी नेताओं के अनुसार अगर यहाँ जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए तो वे आसानी से इन सीटों पर जीत दर्ज कर सकते। ग्रेटर की कुछ सीटों पर भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। पार्टी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद, मेडचल और रंगारेड्डी जिले की विधानसभा सीटों पर अच्छी जीत हासिल करी है। तब से लेकर आज तक बीजेपी विधानसभा, सांसद और निगम चुनाव में कई तरह से उतार चढ़ाव झेलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है। कभी टीडीपी के साथ तो कभी अकेले उन्होंने अपने विजन को परखा है। कहा जा सकता है कि हैदराबाद में होने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती से कम। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल हयाती के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यातायात विभाग में डीसीपी के पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी राहुल हेगड़े के सरकारी वाहन को लात मारने और कार से टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। डिंपल हयाती और राहुल हेगड़े जर्नलिस्ट कॉलोनी के एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। हालांकि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। डिंपल हयाती ने राहुल की खड़ी कार को अपने पैर से लात मारी और अपनी कार से टक्कर मार दी। पुलिस ने राहुल की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने डिंपल के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 353, 341 और 279 के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल ने अपनी शिकायत में कहा, डिंपल इस तरह का व्यवहार अभी नहीं बल्कि कई बार कर चुकी है। उसे अपना रवैया बदलने को कई बार कहा गया लेकिन वह अपना रवैया नहीं बदल पाई। राहुल ने खुलासा किया उन्होंने इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने डेविड को डिंपल के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया। इस संबंध में दोनों को चेतावनी दी गई और CRPC 41A के तहत नोटिस देकर जांच के लिए जरूरी होने पर दोबारा आने को कहा। डिंपल हयाती को खिलाड़ी और रामबाणम फिल्मों से नायिका के रूप में अच्छी पहचान मिली है। हैदराबाद गांधी अस्पताल के बाल रोग विभाग में कार्यरत कार्डियक डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। वह करीमनगर जिले के हुजूराबाद के फणींद्र गांधी अस्पताल में कार्यरत था। 5 महीने से भी कम समय पहले इसकी शादी कामारेड्डी जिला सरकारी अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ से हुई थी। चूंकि दोनों दंपति अलग अलग जगहों पर डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे, इसीलिए वे सप्तांत में हैदराबाद में मिलते थे। डॉक्टर दंपति इस हफ्ते पद्माराव नगर के इंटरनेशनल होटल में रुकी हुई थी। आज की सुबह जब वह होटल के कमरे में अपनी पत्नी को कामारेड्डी वापस भेजने के लिए तैयार हो रहा था तो फणींद्र के दिल में अचानक दर्द उठा। इसे लेकर फणींद्र की पत्नी उसे गांधी अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि फणींद्र की रास्ते में ही मौत हो गई। फणींद्र का अंतिम संस्कार हुजूराबाद में हुआ। सनसनीखेज TSPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तारियों की संख्या 50 तक पहुंचने की संभावना है। मामले की जांच कर रही SIT तकनीकी जानकारी और फॉरेंसिक सबूतों से गलत काम करने वालों की पहचान कर केस दर्ज कर रही है। 11 मार्च को मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी प्रवीण और राजशेखर रेड्डी ने 7 प्रश्न पत्र लीक किए हैं। उन्होंने उनसे पेपर खरीदे, पैसों के लिए दूसरों को बेच दिए। इस तरह प्रश्न पत्र हाथ में आने से पुलिस के लिए आरोपियों की पहचान करना चुनौती बन गया है। CIT ने ग्रुप 1 AE और DAO परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर सूची तैयार की है। उच्च अंक प्राप्त करने वालों पर नजर रखते हुए उन्होंने अपने फोन कॉल और बैंक लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ प्रश्न तैयार किए, संदेहास्पद उम्मीदवारों की प्रतिभा क्षमताओं की पहचान की। इस क्रम में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनुमान है 13 और आरोपी हो सकते हैं। कहा जा रहा है 2-3 दिनों में 4 लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। ऐसा लगता है TSPSC लीकेज मामले में अब तक 50 लाख की हेराफेरी हो चुकी है। तेलुगु राज्यों में सूरज की किरणें तेज हो रही है। इससे बियर की बिक्री दोगुनी हो गई है। तेलंगाना आबकारी विभाग पर पैसों की भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना में नशे के आदि 1 मई से 18 मई के बीच शराब पीने वालों की संख्या जानकर चौंक जाएंगे। सिर्फ 10 दिनों में एक साथ 4.23 करोड़ की बियर नशा करने वालों ने पी ली। इससे आबकारी विभाग को सिर्फ बियर की बिक्री से ही 583 करोड़ रुपए की आय हुई। यह सब एक गिनती है, लेकिन नलगोंडा जिले में बियर की बिक्री एक और गिनती है। अकेले नलगोंडा जिले में पिछले 18 दिनों के भीतर 3.36 लाख बियर की खपत हुई है। यह मई का महीना है और सूरज किरणें तेज होती जा रही है, इसीलिए ड्रग बार और वाइन शॉप का ग्राफ नीचे गिर रहा है।
नतीजतन नलगोंडा तेलंगाना में पहले स्थान पर है, जबकि करीमनगर दूसरे स्थान पर है। धूप की तपिश ऐसे ही जारी रही तो आबकारी विभाग के अधिकारियों की राय है बियर की बिक्री का अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अब महाराष्ट्र में अपनी पैंठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी बीआरएस राज्य के बाहर पहली बार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिनों तक नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीआरएस प्रमुख मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जोर शोर से इन प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत कर दी है। देखना यह है कि इस प्रशिक्षण शिविर से पार्टी को आने वाले दिनों में कितना और कैसा लाभ होता है। नांदेड़ में जहां इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, उस जगह का नाम है अनंत लॉज, जो अब पूरी तरह से गुलाबीमय हो गया है और इसी स्थल के आसपास के सारे क्षेत्र में हर तरफ गुलाबी झंडे यानी बीआरएस के झंडे ही लहराते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे नांदेड़ को केसीआर के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही जहां नजर पड़े वहीं केसीआर के बैनर के साथ ही उनका नारा अब की बार किसान सरकार दिखाई दे रहा था। इसी के अलावा देश के नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो। देश का नेता केसीआर जैसे नारों से लोगों ने केसीआर का स्वागत करा है। नांदेड़ एयरपोर्ट से अनंतलॉज रोड तक रेलवे स्टेशन सहित मुख्य जंक्शन सब कुछ गुलाबी में नजर आया और इससे साफ जाहिर होता है कि वहां की जनता में सीएम केसीआर के इस शिविर को लेकर कितना उत्साह है। यही नहीं, मंच पर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी सहित मराठा नेताओं के फोटो भी लगाए गए। महाराष्ट्र के सभी 278 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी की शीर्ष नेता प्रशिक्षण शिविरों में आए और राज्य के 6 मंडलों के प्रमुख नेताओं के साथ साथ महिला प्रकोष्ठ की संयोजक, समन्वय की संयोजक, किसान प्रकोष्ठ की संयोजक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला परिषद, नगर निगम अध्यक्ष, नगर सेवक, कारपोरेटर, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रत्येक से अन्य महत्वपूर्ण नेता निर्वाचन क्षेत्र इन शिविरों में आए और शिविर में केवल पास वालों को ही प्रवेश दिया गया और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पास पहले ही से ले लिया था, जिससे कि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। कहा गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद पार्टी पदाधिकारियों को प्रचार सामग्री के साथ साथ लैपटॉप और टैब भी सौंपा जाएगा और इसी के अलावा 1 माह तक होने वाली पार्टी सदस्यता पंजीयन संबंधी पुस्तकों का भी निर्वाचन क्षेत्र वार वितरण किया जाएगा। महाराष्ट्र की स्थानीय कला परंपराओं के अनुसार विशेष रूप से रचित गीत और विभिन्न कला रूपों से संबंधित एक सांस्कृतिक संग्रह भी पेन ड्राइव के रूप में प्रदान किया जाएगा। केसीआर ने यहां प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि बीआरएस पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक किसानों का भला नहीं हो जाता। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी समस्याओं का निराकरण न होने पर केसीआर ने दुख जताया। साथ ही यह भी कहा कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे छोटे देशों ने खासा विकास कर लिया और हम पीछे रह गए। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच एक खास रिश्ता होने की बात भी केसीआर ने कही है और साथ ही ये भी कहा है कि दोनों राज्य बॉर्डर ही साझा नहीं करते बल्कि दोनों राज्यों की समस्याएं भी एक जैसी है, जो तेलंगाना मॉडल से सुलझाई जा सकती है। कृष्णा और गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से ही होता है, तो फिर इस राज्य में पानी की कमी पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में नेताओं के साथ ही लोगों में बीआरएस के प्रति जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ केसीआर को अधिक से अधिक सीटें मिल सकती हैं। वही आने वाले समय में पता चल जाएगा कि केसीआर को महाराष्ट्र के लोग अपना नेता मानते भी हैं या फिर नहीं, या फिर तेलंगाना मॉडल उन्हें कितना लुभाता है।
त्रासदियों की श्रृंखला टॉलीवुड को झकझोर रही है। दुख की बात है, एक के बाद एक फिल्मी सितारे इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में एक और वरिष्ठ अभिनेता शरद बाबू के निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। शरद बाबू ने कल दोपहर हैदराबाद के AIG अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को कल फिल्म चैम्बर में रखा गया था, बाद में चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया। शरद बाबू का पार्थिव शरीर चेन्नई के टी नगर स्थित उनके आवास पर पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार चेन्नई में होगा। चेन्नई में कई फिल्मी हस्तियां शरद बाबू के आवास पर जा रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। वे उनसे अपने जुड़ाव को याद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2000 रुपयों के चलन को लेकर निर्णय लिया है, जिसके तहत 2000 के नोट वापस मंगवाए जा रहे हैं। 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक वापस ले लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद उनका क्या होगा, इसे लेकर लोगों में सवाल बना हुआ है। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, हालांकि उन्होंने 30 सितंबर तक नोट बदलने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा उसके बाद नोट मान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अगर समय सीमा तय नहीं होती है तो नोटों की अदला बदली का काम सिलसिलेवार चलेगा और इसीलिए इसे 30 सितंबर तक के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा, समय सीमा के बाद क्या करना है इस परिस्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया, 1000 रुपए के नोट को वापस लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने तेलंगाना में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी तेलंगाना की झीलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पता चला है, बारिश के साथ साथ पूर्वी तेलंगाना के जिलों में अधिकतम 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसने कहा, मध्य और दक्षिण तेलंगाना जिलों में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। हैदराबाद शहर के लिए भी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है, दिन में उच्च तापमान दर्ज किया जाएगा। शाम से बारिश होगी और कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।